बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 176 इकसात सुन चुकी हैं। अब किस्त 177 मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर वो लेडी डियाना को कत्ल करने में कामयाब हो जाता है तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म का मकाम होगा। चार्ल्स बोला, तुम इसे रोकने में हमारी क्या मदद कर सकते हो? मैं? सेवक ने मसनूई हैरत से आंखें फैलाई। मैं एक अकेला हकीर सा आदमी भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ज्यादा कसरत नफसी से काम मत लो, हमें मालूम है तुम कितने हकीर हो। चार्ल्स बोला, मेरी सलाहियतें और मेरी खतरनाकी अपनी जगह सही, लेकिन फर्द बहरहाल फर्द ही होता है और हुकूमतें बहरहाल हुकूमतें ही होती हैं। तुम एक हुकूमत के नुमाइंदे हो, हुकूमत में मामूली नहीं बल्कि ऐसी हुकूमत जो कि भी तकरीबन पूरी दुनिया पर काबज रही है, जिसके हदूद में कभी सूरज ही गरूब नहीं हो जाता। सिबक खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला, पुरानी बातें मत करो, आज के दौर में रहकर बात करो। चार्ल्स मुलायमे से बोला, आज भी तुम्हारे मुल्क का शुमार सुपर पावर्स में है। तुम्हारे पास पुलिस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, स्कॉटलैंड यार्ड है, स्पेशल सीक्रेट सर्विस है। मेरे ताउन की तुम्हें क्या जरूरत है? हम अपने सारे महकमों को उठाकर यहाँ नहीं ला सकते। किसी अहम शख्सियत के दौरे के मौका पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 खास आदमी आ जाते हैं। ज़्यादातर तो मेज़बान मुल्क के इंतजामात ही पर इन्हिसार करना पड़ता है। वैसे भी हम शोर शराबा नहीं चाहते, इससे बदनामी होती है, स्कैंडल बनते हैं, पैसे अजीब अजीब अफसाने तराशने लगता है। हम चाहते हैं किसी को कानो कान खबर न हो और ख़तरा भी टल जाए। बस चंद अफराद इस मामले से आगाह हों, असल में वही इस मामले को संभालें, बाकी सब रवायती इंतजामात मामूल के मुताबिक नजर आएँ। इसलिए मैं तुमसे मदद की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैं जो मदद कर सकता हूँ वो मैंने कर दी है, यानी तुम्हारे सफारतखाने को खत लिखकर खबरदार कर दिया है। सेवक बोला, वो मदद तो अपनी जगह है और उसके अलावा हम तुम्हारे जितने शुक्रगुजार हैं उसका अंदाज़ा तुम्हें जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी तुम हमारी खासी मदद कर सकती हो। चार्ल्स ने इसरार किया, मैं तुम्हारे साथ इस्तांबुल नहीं जा सकता। सेवक बोला, मैं कभी किसी ऐसे प्रोग्राम के मुताबिक इस गाँव से बाहर नहीं जाता जिसका दूसरों को इल्म हो। ठीक है, तुम्हारी एहतियात पसंदी में ही तुम्हारी बका है, वरना अब तक तुम मारे जा चुके होते या किसी हुकूमत के हत्थे चढ़ चुके होते, लेकिन फिलहाल तुम बाहर भी महफूज हो। ये तो तुम्हारा अपना गांव है और तुम्हारे पीछे एक खतरनाक जंगजू कबीला है। यकीनन यहाँ तुम अपने आप को ज़्यादा महफूज महसूस करते होगे, लेकिन मेरे साथ चलते वक्त भी तुम्हें अंदेशों का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं अपनी मदद के लिए तुम्हें साथ ले जाऊँगा और इस वादे के साथ ले जाऊँगा कि कोई हुकूमत तुम पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगी। वैसे भी किसी हुकूमत को तुम पर हाथ डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ कहीं भी कोई सबूत मौजूद नहीं है, वरना शायद अब तक तुम पर हाथ डाला जा चुका होता। सिबक कुछ देर किसी गहरी सोच में गुम रहा, फिर उसके बाद उसने जाने की हामी भर ली। मिस्टर चार्ल्स ने उसने हमान के बारे में पूछा कि वो कैसा उजरती कातिल है और उससे कांटेक्ट कैसे हो सकता है। सिबक का कहना था कि एक टेलीफोन नंबर के बारे में सुना है, उस पर कुछ इशाराती से अंदाज में पैगाम छोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह पैगाम मिस्टर एच के लिए है। यह भी सुना है कि उस टेलीफोन नंबर का ताल्लुक एक सहोनी तंजीम के रिटायर्ड सरबराह से है। हमान के बारे में कुछ इल्म नहीं होता कि वो किस वक्त किस मुल्क में है, लेकिन पैगाम बहरहाल उस तक पहुंच जाता है। उसके बाद कुछ लोग किसी एजेंसी के से खुफिया अंदाज में पैगाम देने वालों के बारे में तहकीकात करते हैं कि क्या वो अपने मकसद में संजीदा हैं। फिर बड़े घुमाव फिराव के बाद हमान उनसे राब्ता खुद कायम करता है और कहीं मुलाकात तय पाती है। सिबक हमारे साथ ही इस्तांबुल आया था और बरतानवी सफीर के घर ही में मेहमान ठहरा था। उसी की मौजूदगी में उस रात पहली बार मेरी भी बरतानवी सफीर से मुलाकात हुई। चार्ल्स ने उसे तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह किया। मैंने महसूस किया कि सिबक से मिलते वक्त बरतानवी सफीर के अंदाज में कुछ ज़्यादा गर्म जोशी नहीं थी। शायद उसे ये सूरत-ए-हाल कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी कि एक उजरती कातिल के मुतवक्का हमले से बचने के लिए दूसरे उजरती कातिल की खिदमात हासिल की जा रही थी और उसे अपने तमाम सिक्योरिटी इंतजामात में झांकने का मौका दिया जा रहा था। ताहम सफीर ने अपनी नपसंदीदगी का वाज़ेह तौर पर इजहार नहीं होने दिया। उसके रवैये से मुझे अंदाज़ा हुआ कि बरतानवी हुकूमत की नज़र में वाकई चार्ल्स की बड़ी अहमियत थी। चार्ल्स के किसी भी फैसले के सामने सफीर भी कुछ नहीं बोल रहा था। सिबक हमारे साथ इस्तांबुल पहुंचा तो उस सिबक से कतई मुख्तलिफ नजर आ रहा था जिसे हमने उसके गांव में देखा था। वो जदीद फैशन के स्याह सूट में था, सर पर स्याह रंग का ही फ्लैट हेड था, हाथ में ब्रीफ केस उठाए हुए था। पहली नज़र में वो कोई मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन या किसी बड़ी कंपनी का एग्जेक्टिव दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी शख्सियत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो उसे एक मशकूक इंसान जाहिर करती थी। शायद अमाल के मुताबिक हर इंसान की शख्सियत में कोई ना कोई तासुर ज़रूर पैदा हो जाता है, लेकिन शायद हर आंख उसे महसूस करने की अहलियत नहीं रखती और ज़ाहिरी रूप से धोखा खा जाती है। दूसरे दिन चार्ल्स ने हम तीनों को, मुझे, सिबक और कैथरीन को सिक्योरिटी के इंतजाम से आगाह करना शुरू किया। फिर अहम अफराद से मिलाया जो मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखते थे और सिक्योरिटी के इंतजामात को कंट्रोल कर रहे थे। सिर सिबक ने उनसे चंद सवालात किए
मैं और कैथरीन खामोश ही रहे। सच्ची बात तो ये थी कि मैं सिर्फ चार्ल्स के इसरार पर साथ घिसता फिर रहा था, वरना मैं उस मामले में खुद को कतई गैर मुतअल्लिक सा महसूस कर रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे इस तरह के किसी मामले में हिस्सा लेना पड़ेगा। मुझे उस किस्म के मामलात का कोई तजुर्बा भी नहीं था। मैं तो बस एक खामोश तमाशाई की तरह उनके साथ साथ था। उसके बावजूद न जाने क्यों चार्ल्स मुझे अहमियत दिए जा रहा था और अक्सर पहलुओं पर मुझसे राय तलब कर रहा था। मैं महज कॉमन सेंस की बुनियाद पर मुख्तसर जवाब देने की कोशिश कर रहा था। हमारे पास जायजा वगैरह लेने के लिए वही एक दिन था। उससे अगले रोज लेडी डियाना को आना था। आखिरकार हम एयरपोर्ट से ऐवान सदर तक जाने वाली सड़क का जायजा लेने के लिए रवाना हुए। हम उस मर्सिडीज में थे जिसमें स्योबक के गांव गए थे। हमारे पीछे गहरे रंग की एक और बड़ी सी गाड़ी में इस्तांबुल का पुलिस कमिश्नर और तुर्किश इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर मौजूद था। एयरपोर्ट पर अराइवल लाउंज का जो हिस्सा इंतहाई अहम शख्सियात के लिए मखसूस था, वहां से बाहर आने के लिए एक सुरंग नुमा रास्ता बना हुआ था, जिसमें से गुजरकर कोई भी वीआईपी उस गाड़ी तक पहुंच जाता था जो उसके लिए मखसूस होती थी। उस सुरंग नुमा रास्ते में मध्यम सी रोशनी रहती थी और जब तक किसी वीआईपी की आमद नहीं मुतवक्का होती थी तब तक वो बंद रहता था। उसके दोनों सरों पर वीआईपी लाउंज और खारजी रास्ते पर स्टील के मजबूत दरवाजे थे। जब ये रास्ता बंद होता था तब भी उसकी निगरानी की जाती थी। स्योबक ने उस रास्ते का भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहायत बारीक बीनी से मुआयना किया और उसे तसल्ली बख्श करार दे दिया। वो न जाने क्यों अपने उस नजरिए पर मुसर था कि लेडी डियाना पर अगर हमला हुआ तो उसकी आमद से लेकर सदारती महल तक पहुंचने या फिर वहां से स्टेट गेस्ट हाउस तक पहुंचने के दौरान होगा। अगर इस दौरान कुछ न हो सका तो फिर लेडी के बाकी 3 दिन के क़याम और मुसरूफियात में उसकी जात को कोई खास खतरा नहीं होगा। हालांकि मेरे ख्याल में उन मुसरूफियात के दौरान भी किसी कातिल को अपना काम दिखाने के लिए काफी मौके मिल सकते थे। एयरपोर्ट से हम लोग खासी सुस्त रफ्तारी से ऐवान सदर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में स्योबक कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से दोनों तरफ की इमारत और खाली जगहों का गहरी नजर से जायजा लेता रहा। ये कहना बहुत मुश्किल था कि किसी इमारत में किस जगह कोई कातिल घात लगा कर बैठ सकता था। गो के एक वो चौड़ी शाहराह थी और दोनों तरफ जितनी भी ऊंची इमारतें मौजूद थीं वो सड़क से काफी हट कर थीं। दूसरे रोज हम लोग एयरपोर्ट से आने वाली सड़क के करीब बाकी एक इमारत की छत पर मौजूद थे। उस रोज एतवार था। तुर्की में हफ्तावार ताजिलात एतवार को होती थी। सड़क के दोनों तरफ बेशतर इमारत कारोबारी थी और छुट्टी होने की वजह से खाली थी, क्योंकि तमाम दफातर बंद थे। जिन इमारत में कुछ लोग मौजूद भी थे उनसे भी मुआवजत करके उन्हें 4 घंटे के लिए निकाल दिया गया था। तमाम इमारतों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। सड़क पर बराए नाम ट्रैफिक था। कुछ देर बाद यह भी रुक जाना था। लेडी डियाना की फ्लाइट 11 बजे पहुंचना थी, जबकि हम एयरपोर्ट से 4 मील के फासले पर थे और हम सुबह 8 बजे ही उस जगह पहुंच गए थे जहां फ्लाई ओवर तामीर हो रहा था। एक बार फिर नए सिरे से उस हिस्से का तफसीली जायजा लिया गया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों ने अपनी तमाम मशीनरी सड़क से पीछे हटा दी थी। दोनों तरफ की सड़कें अच्छी तरह साफ कर दी गई थी। सड़क के किनारे किनारे काफी दूर तक कंपनी ने लहरिएदार टीन की दीवार खड़ी कर दी थी ताकि काट कबाड़ ज्यादा बिखरा हुआ दिखाई न दे। उस हिस्से में दोनों तरफ हद रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा के बोर्ड नस्ब किए गए थे। रुकावटों और तोड़फोड़ से खबरदार करने के लिए दिन में भी सुर्ख बत्तियां घूम रही थी। सड़क के किनारे मौजूद तमाम मशीनरी को पुलिस और इंटेलिजेंस के माहिरीन ने एक बार फिर चेक किया था। कहीं कोई मशकूक चीज नहीं पाई गई थी। उस रोज साइट पर कंपनी का कोई आदमी मौजूद नहीं था। उस साइट का ऑफिस भी बंद था। उनकी जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस इंटेलिजेंस के आदमी फैले हुए थे। तय ये पाया था कि मैं, चार्ल्स, स्योबक और कैथरीन एक ही इमारत की छत पर रहेंगे ताकि हमारे दरमियान बेहतर राब्ता कायम रह सके। जरूरत पड़ने पर हम फौरी तौर पर कोई कार्रवाई कर सकें। पाकी टाकी रेडियो पर एक दूसरे को पैगाम देने में वक्त ज़ाया न हो, वरना पहले रोज यही तय पाया था कि हम में से 2 अफराद सड़क के एक तरफ किसी इमारत में रहेंगे और 2 अफराद दूसरी तरफ की किसी इमारत पर। बाद में हमने महसूस किया कि हम अपनी तमाम तवज्जो एयरपोर्ट से आने वाली साइड पर ही रखें तो बेहतर है। उस लैन पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं थी जिधर से ट्रैफिक एयरपोर्ट की तरफ से आता था, क्योंकि उस पर तो ट्रैफिक बंद हो जाने से ही हमारा दर्द सर खत्म हो जाना था। हम लोग छत की छोटी सी मुंडेर की अक में छुपे हुए थे। हमारे पास टेलीस्कोप साइट वाली राइफलें थीं, ताहम चार्ल्स के पास राइफल के बजाय सिर्फ दूरबीन ही थी। उसकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी रेडियो पर एयरपोर्ट से राब्ता रखना था, जहां से हमें पल पल की खबर मिल रही थी। लेडी डायना का खसूसी त्यारा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था और उस वक्त वो प्रेस वगैरह के नुमाइंदों से बातें कर रही थी। हर रिपोर्टर और कैमरामैन को बड़ी सख्त चेकिंग के बाद एक एक करके अंदर जाने दिया गया था। फोटोग्राफर और टीवी चैनल्स के कैमरे तक चेक किए गए थे। फ्लैश लाइट तक अच्छी तरह देखी गई थी कि उनमें कोई धमाका खेज मादा मौजूद तो नहीं। चार्ल्स इर्द गिर्द बिखरे हुए पुलिस और इंटेलिजेंस के आदमियों से भी उसी रेडियो पर फ्रिक्वेंसी बदलकर फौरी तौर पर राब्ता कर सकता था। मैं दूरबीन चारों तरफ घुमाते हुए एक एक चीज का जायजा ले रहा था। माहौल नहायत पुरसकून था और हर चीज उस माहौल का एक जरूरी हिस्सा महसूस हो रही थी।
किसी चीज को देखकर किसी गड़बड़ का एहसास नहीं हो रहा था। एक लम्हे के लिए तो मुझे ये तमाम इंतजामात फजूल महसूस हुए। जब हर चीज चेक की जा चुकी थी, कहीं कोई मशकूक चीज कम अज कम उस रेंज में मौजूद नहीं थी जो सड़क से गुजरती किसी चीज को नुकसान पहुंचा सकती। सड़क पर ट्रैफिक भी रुक चुका था। हम लोग राइफलें लिए छत पर घात लगाए किसी का इंतजार कर रहे थे। हमान हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से तो नहीं आ सकता था। अगर उस वक्त किसी पेशगी इतला के बगैर कोई हेलीकॉप्टर फिजा में नमूदार होता तो कोई पूछगछ किए बगैर बिला तरद्दुद उसे गिरा दिया जाता। मैं राइफल की दूरबीन के जरिए लहरिएदार टीन की चार दीवारी से बनाई गई उस दीवार को देख रहा था जिसके अक्क में मलबा और तामीराती मशीनरी वगैरह दिखाई दे रही थी। उस दीवार में टीन की सबसे पहली चादर पर सफेद पेंट था, जबकि बाकी चादरें बगैर पेंट की थी। अगर सफेद पेंट वाली उस चादर में लहरिए न होते तो वो सिनेमा की स्क्रीन मालूम होती। कैथरीन मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। वो राइफल गोद में रखे मुंडेर के एक चकोर सुराग से झांक रही थी। वो गर्दन मेरी तरफ घुमाते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर बोली, तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो? मैं अजीब सी मुतजाद कैफियत का शिकार हूँ। मैंने नीची आवाज में जवाब दिया, मुझे सुबह की बात ठीक भी महसूस होती है कि जो कुछ होना है वो यहीं कहीं होगा, लेकिन मैं उस सकूत को देखता हूँ तो लगता है इतने इंतजामात की मौजूदगी में कुछ होना बहुत मुश्किल है। मगर इसके साथ ही मेरी कोई नामालूम सी हिस्स मुझे ये एहसास भी दिला रही है जैसे कुछ होने वाला है। फिजा में जैसे किसी शैतानी सी चीज की मौजूदगी के असरात फैले हुए हैं। सुबह इमारत के दूसरे कोने पर था। वो हमारी बातें नहीं सुन सकता था। बज़ाहिर यही मालूम होता था कि वो दिलो जान से हमारा साथ दे रहा था। मेरे ख्याल में तो हकीकत भी यही थी। उसका कैथरीन के बारे में जाविया नजर कुछ भी हो सकता था, लेकिन कम अज कम इस मामले में भी वो चार्ल्स जितना ही तशवीश ज़दा था। छत पर दो पुलिस वाले भी सादा लिबास में मौजूद थे। वो एहतियातन इमारत के अक्क में दूर तक नजर आने वाली दूसरी इमारत पर भी नजर रखे हुए थे। उनमें से एक ने कागजी कप में मुझे और कैथरीन को थर्मोस में से काफी ला कर दी। फिर वो चार्ल्स और स्योबक को काफी देने चला गया। मैंने अपने सामने फैले हुए मंजर से नजरें हटाई बगैर दो घूंट भरे और कप एक तरफ रख दिया। काफी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने एक बार फिर दूरबीन आंखों से लगा ली। उस बार दूरबीन का जाविया जरा ऊपर था। तब मैंने देखा सड़क से कुछ दूर एक बहुत ही बड़ी क्रेन खड़ी थी जो दूरबीन के बगैर ही बड़ी नुमाया नजर आ रही थी। मैंने उसे कल भी इसी तरह खड़े देखा था। हाथी की सूंड की तरह क्रेन का बूम फिजा में बुलंद था और दूर तक फैला हुआ था, और उसका जो सिरा हवा में बुलंद था उस पर बहुत बड़ा हुक लटका हुआ था। ये गैर मामूली तौर पर बड़े साइज की क्रेन थी और गालबन सीमेंट के बहुत बड़े बड़े स्लैब उठाने में ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी। मुझे मालूम था दीगर मशीनरियों के साथ क्रेन को भी चेक किया गया था। उस वक्त उसकी कैब यानी वो हिस्सा जिसमें ऑपरेटर बैठता था खाली और मकफिल थी। मैं दूरबीन को नहायत आहिस्तगी से हरकत देता रहा और मंजर गोया धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने हलकोरे लेता रहा। क्रेन का बूम दर हकीकत सड़क के ऊपर मुअल्लक था और उसका हुक बुलंदी पर था, मगर सड़क के दूसरे हिस्से के ऐन सीध में था। मुझे यह बात कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। कल क्रेन के बूम का रुख किसी और तरफ था। आज हालांकि क्रेन को कुछ पीछे हटाकर खड़ा किया गया था, लेकिन उसके बूम के मामले में किसी ने अनाड़ीपन का सबूत दिया था और जो सड़क के ऊपर ही मुअल्लक रहने दिया गया था। उसकी बुलंदी चूंकि काफी ज्यादा थी, शायद इसलिए किसी का उस तरफ ध्यान नहीं गया था। उसमें वैसे ही कोई हर्ज नहीं था। वो बहरहाल क्रेन थी, कच्चे धागे से बंधी हुई कोई चीज तो नहीं थी जो नीचे से गुजरते हुए ट्रैफिक पर गिर पड़ती। उस दौरान चार्ल्स ने हमें बताया कि लेडी डियाना की गाड़ी दीगर गाड़ियों के जुलूस में एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी थी। गोया उसके हमारे सामने से गुजरने में 4 या 5 मिनट रह गए थे। रेडियो की धीमी धीमी आवाज मुझ तक भी पहुंच रही थी, लेकिन अल्फाज सही तौर पर समझ नहीं आ रहे थे। मेरी तवज्जो अब भी मंजर की तरफ थी। मैंने महसूस किया कि गैर इरादी तौर पर मेरी नजर टीन की दीवार के उस हिस्से पर जा रही थी जिस पर सफेद रंग किया गया था। न जाने क्यों वो टुकड़ा मेरी नजर में खटक रहा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि टीन की ये दीवार कल भी आधी से ज्यादा बनी हुई थी, लेकिन कल इसके किसी हिस्से पर सफेद रंग नहीं था। रंग करने का कोई मकसद भी नजर नहीं आ रहा था। उस दीवार का मकसद तो सिर्फ मशीनरी और मलबे को आड़ में छुपाना था। अगर उसमें खूबसूरती पैदा ही करना मकसूद होता तो पूरी दीवार पर सफेद रंग किया जाता। सिर्फ पहली चादर पर क्यों किया गया था? फिर मेरी दूरबीन धीरे धीरे घूमती हुई क्रेन के बूम पर आ ठहरी। उस वक्त चार्ल्स बता रहा था लेडी की गार्ड 2 मिनट और चंद सेकंड में यहाँ पहुंचने वाली है। मैं दूरबीन के जरिए बूम में लटके हुए बड़े से हुक का जायजा ले रहा था। अचानक ही मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। ये खलच मुझे बेचैन किए हुई थी। वो किसी ऐसी ही बात के बारे में थी जो समझने में नहीं आ रही थी। बात कुछ ताखीर से और इल्हामी से अंदाज में मेरी समझ में आई थी, लेकिन वो मेरी गलत फहमी भी हो सकती थी। उसी कश्मकश में मजीद चंद सेकंड जाया हो गए। मैं किसी को उसके बारे में बता न सका। वैसे भी जो बात मेरी समझ में आई थी वो चंद सेकंड में किसी की समझ नहीं आ सकती थी। अगर वो गलत फहमी थी तब भी वो अपना वहम दूर करने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उसके लिए बिजली की तरह हरकत में आने की जरूरत थी। वक्त बहुत कम था। गाड़ियों का काफिला पहुंचने वाला था। वो 4 मंजिला इमारत थी। उसमें लिफ्ट नहीं थी। हंगामी जरूरत के लिए हमने इमारत की छत से एक रस्सी नीचे लटका रखी थी जो एक सतून से बंधी हुई थी। हम सब के हाथों पर नायलून के खास किस्म के दस्ताने थे जो हाथों को छलनी से बचाने के लिए थे।
हमें से कोई भी जरूरत पड़ने पर नहायत तेजी से रस्सी के जरिए नीचे जा सकता था। सीढ़ियों से जाने में उसके मुकाबले में ज्यादा वक्त सर्फ होता। मैंने राइफल वहीं छत पर फेंकी और लपक कर मुंडेर के उस हिस्से पर पहुंचा जहां से रस्सी नीचे जा रही थी। दूसरे लम्हे रस्सी पकड़कर मैं मुंडेर फलांग चुका था और तेजी से नीचे जा रहा था। ऊपर मैंने कैथरीन की हल्की सी चीख सुनी। शायद उसने मुझे पुकारा था, लेकिन उसके हल्क से चीख की सी आवाज निकली थी। मैं शायद 2-3 सेकंड में ही नीचे पहुंच गया था। नायलून की खास किस्म की बारीक चाली दार दस्तानों ने मेरी हाथों को रस्सी की रगड़ से महफूज रखा था। दूसरे लम्हे मैं सड़क की तरफ भागा जा रहा था। मैं शायद कभी अपनी जान बचाने के लिए भी इतना तेज नहीं दौड़ा था। मैंने सिर्फ एक बार गर्दन जरा मोड़ कर पीछे देखा। कोई मेरे पीछे नहीं आया था। दूसरे लोगों की शायद समझ ही में नहीं आया था कि मैं क्या करने जा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी अपनी जगह बैठे रहना ही बेहतर समझा होगा। उस वक्त सड़क, फुटपाथ, उसके किनारे फाजिल जमीन की चौड़ाई और सर्विस रोड वगैरह को मिलाकर जो फासला बनता था वो मुझे मीलों पर मुहित महसूस हो रहा था। ये भी गनीमत था कि उस वक्त ट्रैफिक दोनों तरफ की सड़कों पर बिल्कुल बंद हो चुका था, वरना मैं बर वक्त उन्हें पार नहीं कर सकता था। उस वक्त एक एक लम्हा कीमती था। मैं गोया हवा के दोष पर दूसरी सड़क के किनारे पहुंचा। उस तेज रफ्तारी का एक फायदा हुआ कि मैं आसानी से टीन की दीवार को फलांग गया, वरना शायद मुझे उसको पार करने में दुश्वारी होती। मैं मलबे, सरिये के अंबारों और सीमेंट की स्लैबों को फलांगता हुआ क्रेन तक पहुंचा। मैंने उसके दरवाजे को सिर्फ एक झटका देकर देखा। वो मकफिल था। अगर वो मकफिल ना होता तब भी शायद मुझे कोई खास फायदा ना होता, क्योंकि क्रेन स्टार्ट करने के लिए चाबी यकीनन अंदर मौजूद नहीं थी। अगर वो दरवाजा मकफिल ना होता और चाबी अंदर मौजूद होती तब तो मैं कैब में बैठकर ही अपना काम करने की कोशिश करता। मैं सिर्फ बूम को घुमा कर किसी और तरफ कर देता तो मसला हल हो जाता। उसके लिए ज्यादा महारत की जरूरत नहीं थी। मैं नौजवानी में एक तामीराती फर्म में काम कर चुका था, गो कि मैं वहाँ एक नाम निहाद सा अकाउंटेंट था, लेकिन हर काम सीखने की पुरानी आदत के तहत हर चीज में दखल देता रहता था। उस जमाने में वहाँ जो क्रेन मौजूद थी वो भी मेरी दस्तबद से महफूज नहीं रही थी। ताहम वो पुराने मॉडल की एक छोटी सी कटारा क्रेन थी। उस वक्त मेरे सामने जदीद मॉडल की एक बहुत बड़ी क्रेन मौजूद थी। मैंने दरवाजे पर जोर आजमाई में वक्त जाया नहीं किया और क्रेन पर चढ़ गया। वहाँ मौजूद तमाम पुलिस वालों ने अपनी राइफलों का रुख मेरी तरफ कर लिया था, लेकिन वो यकीनन ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और ना ही गालबन उनकी ये समझ में आ रहा था कि मैं क्या करना चाह रहा था। वो बहरहाल मुझ पर फायर नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुबह से वो मुझे यहाँ हिफाजती इंतजामात में शरीक देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि मैं किसी न किसी हैसियत में उन लोगों में शामिल था जो इन इंतजामात को कंट्रोल कर रहे थे। उन्हें यकीनन हैरत हो रही होगी कि दूर एक इमारत की छत पर बैठे बिठाए अचानक मुझे क्या हुआ था, जो मैं किसी खारिजदा बंदर की तरह उछलता कूदता यकदम क्रेन पर आ चढ़ा था और अब आसमान की तरफ उठे हुए उसके बाजू पर चढ़ा जा रहा था। क्रेन के उस हिस्से में लोहे के 50 छोटे बड़े कड़े एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। कैंचियां सी बनी हुई थी। वो मेरे लिए आहनी सीढ़ी का काम दे रही थी। बूम के सिरे पर पहुंचकर मैंने एक लम्हे के लिए नीचे झांका तो जरा सा खौफ महसूस हुआ। मैं सड़क के ऐन ऊपर 3-4 मंजिला इमारत जितनी बुलंदी पर हवा में मुअल्लक था। मैंने फौरन नीचे की तरफ से ध्यान हटा लिया। क्रेन का हुक अब मेरे हाथ से 2-3 फुट के फासले पर रह गया था। मुझे अपने चारों तरफ बेपनाह सकूत का एहसास हो रहा था, लेकिन उसी लम्हे मेरी नजर उस सड़क के एक दूर उफ्तादा हिस्से पर पड़ी। कारों की कतार बड़े साइज के खिलौनों की तरह रेंगती हुई दिखाई दे रही थी। वो यकीनन एयरपोर्ट से आती हुई कारों का काफिला था जो बल खाती सड़क पर बज़ाहिर रेंगता दिखाई दे रहा था, लेकिन दर हकीकत कारें तेज रफ्तारी से चली आ रही थी। फिर मुझे सायरन की मद्दम सी आवाज भी सुनाई थी। ट्रैफिक पुलिस की 2 मोटरसाइकिलें जुलूस से कुछ आगे आ रही थी। वो अब इस मकाम से ज्यादा दूर नहीं रही थी। एक सानिए के लिए मुझे अपने असाब में थरथराहट सी महसूस हुई। जो मैं कुछ कर रहा था वो सही था या महज अपने आप को तमस्खराना तज़हीक का निशाना बनाने का सामान कर रहा था। यह सवाल एक बार फिर बिजली के कूदे की तरह मेरे जहन में लपका, लेकिन मैंने फौरन ही उसका गला घोंट दिया। अपना शक दूर कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने क्रेन के बड़े हुक की तरफ हाथ बढ़ाया। अब तो वैसे भी मैं उसे साफ तौर पर देख सकता था। मेरा शुबा ठीक ही मालूम होता था। आम हालात में उस हुक को एक मजबूत एक्सल पर बड़े बड़े नट बोल्ट वगैरह के जरिए लटका होना चाहिए था, क्योंकि उस हुक में लोहे की रस्सियां वगैरह डालकर बड़ी सी बड़ी वजनी चीजें उठाई जाती थी। नट बोल्ट और एक्सल वगैरह अब भी मौजूद थे, मगर अब वो महज दिखावे के लिए थे। अब हुक दर हकीकत एक नाजुक खांचे में अटका हुआ था जो शायद प्लास्टिक का था, और दर हकीकत ये वो हुक ही नहीं था जो क्रेन में होना चाहिए था। ये उस हुक की एक कामयाब नकल थी, लेकिन यह सब कुछ दूर से देखने पर महसूस नहीं किया जा सकता था। वैसे भी क्रेन के उस आखिरी सिरे तक इतनी बारीकी से देखने की जरूरत शायद किसी ने महसूस नहीं की थी। मैं भी अगर दूरबीन से नहायत आहिस्तगी से एक एक चीज का जायजा न ले रहा होता तो शायद मेरे भी फर्क समझ में नहीं आता। मैंने कल इत्तेफाक से क्रेन के हुक तक को गौर से देखा था। वो गहरे स्याह रंग का था और उसकी बनावट में जाहिर है बड़ी सफाई थी। आज दूरबीन से देखने पर वो मुझे हल्के सुरमई रंग का दिखाई दिया था और उसमें कहीं कहीं नाहमवारी भी थी। उसका बालाई हिस्सा तो लोहे के गार्डर्स की आड़ में छुपा हुआ था, इसलिए जब जब मैंने इमारत की छत पर से उसे देखा
तो मुझे मालूम नहीं हो सका था कि इस वक्त वो नट बोल्टों के जरिए सही तौर पर फंसा हुआ नहीं था। तहाँ मुझे गड़बड़ का शुबा जरूर हो गया था और अब तस्दीक हो गई थी। मुझे एहसास था कि मेरे चेहरे से पसीना मेरे बाजुओं पर टपक रहा था। उस हुक को हाथ लगाने का नतीजा कुछ भी निकल सकता था। उसके बावजूद मैंने उसे उसके खांचे से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। एन उसी वक्त एक गोली मेरे नाक की नोक को छूती हुई गुजर गई। मैं बाल बच तो गया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने तारे जरूर नाच गए। मैंने अक्लमंदी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखा दी थी, जो मुझे महंगी पड़ सकती थी। उस वक्त मैं खुली फिजा में बुलंदी पर अटका हुआ था। एक साख्त शिकार था जिस पर चारों तरफ से कोई भी निशाना बाजी की मशक कर सकता था। यूं तो उस वक्त मेरे चारों तरफ बहुत से लोग मौजूद थे जिन्हें असूलन मेरी हिफाजत करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि उनमें से कोई मुझे किसी समझ से आने वाली नागहानी गोली से बचा नहीं सकता था, क्योंकि फायर यकीनन साइलेंसर लगे हुए राइफल से हुआ था। जब तक उन लोगों को अंदाजा होता कि फायर किस समझ से हो रहा था, उस वक्त तक मेरा काम तमाम भी हो सकता था। बल्कि मुमकिन था कि मैं पट से नीचे गिरता, तभी उन लोगों को पता चलता कि मुझ पर क्या बीत गई थी। मैं फौरन ही बूम के गार्डर्स पर चिपक कर लेट गया। उस दौरान एक और गोली अहनी गार्डर से टकरा चुकी थी और उसने चिंगारियां पैदा की थी। वो गोली एचट कर भी मुझे लगती तो शायद मोहलक साबित होती, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि शायद नीचे की तरफ चली गई थी। तीसरी गोली मेरे बालों को छूती हुई गुजरी। ये सब कुछ खुशकिस्मती के सिवा कुछ नहीं था। मुझे मालूम था कि मैं गार्डर्स के ऊपर लेटा होने के बावजूद गोलियों से महफूज नहीं था। फौरन ही मैंने करवट से ली और चौड़े गार्डर्स की आड़ में दूसरे तरफ दोनों हाथ और पैरों की मदद से चिपक गया। अब मैं मोटे आहनी गार्डर्स की आड़ में तो हो गया था, लेकिन अगर मेरे हाथ पैरों की गिरफ्त ढीली पड़ जाती या मैं अपना वजन न संभाल पाता तो सीधा सड़क पर गिर जाता और मेरी हड्डियां, पसलियां, गोश्त सब एक दूसरे में मदगम हो जाता। उस हालत में भी मैं हुक की तरफ हाथ बढ़ाने से बाज न रहा, क्योंकि जान की बाजी तो लग ही चुकी थी। अब असल मकसद भी पूरा हो जाना चाहिए था, वरना ये सारी भगदड़ फजूल और बेमानी होकर रह जाती। नामालूम समझ से मजीद कोई गोली नहीं आई, क्योंकि इमारत की छत पर मौजूद मेरे साथियों को शायद अंदाजा हो गया था कि मुझ पर फायर हुए थे और उन्होंने फायरों की समत का भी अंदाजा कर लिया था। उन्होंने शायद कोई जवाबी कार्रवाई की थी, जिसकी वजह से मेरी समत में मजीद गोलियां नहीं आई। मैंने दूर कहीं शीशे वगैरह टूटने की मध्यम सी आवाजें सुनी थी। कैथरीन, स्योबक, चार्ल्स और छत पर मौजूद पुलिस के 2 आदमी, जिन्हें उस वक्त मैं अपने साथी शुमार कर रहा था, उन सब के पास भी साइलेंसर वाली राइफलें थी। इसलिए मुझे जवाबी फायरिंग की बाकायदा आवाजें सुनाई नहीं दी थी। तय यही पाया था कि वहां जो कुछ भी होना था नहायत खामोशी से होना था। मेरा हाथ उस दौरान हुक तक पहुंच चुका था। मैं उस वक्त बहुत मुश्किल में था। कुछ उसी तरह लोहे के गार्डर से चिमटा हुआ था, जिस तरह बंदर बाजुकात किसी चीज से खौफजदा होकर दरख्त की शाख से चिमट जाता है। लेकिन एक इंसान के लिए जाहिर है ये कोई आसान काम नहीं था, खसूसन जबकि उसे कुछ और भी करना था। ताहम मैं खैंचे से हुक निकालने में कामयाब हो गया। मुझे अंदेशा था कि हुक को मैं जहाँ कहीं भी फेंकूंगा कुछ न कुछ तबाही फैलेगी। अब तो यकीनी तौर पर मालूम हो गया था कि वो असल हुक नहीं था, वो लोहे के बजाय प्लास्टिक का बना हुआ मालूम होता था। साइड पर मौजूद पुलिस वाले गर्दनें उठाए मेरी तरफ देख रहे थे। उनके हक में काफी दूर मुझे काफी का एक बहुत बड़ा टैंक रखा नजर आया। उनके हक में काफी दूर मुझे पानी का एक बहुत बड़ा टैंक रखा नजर आया। वो मालगाड़ी के डिब्बे से मुशाहबा लोहे का एक बहुत बड़ा कंटेनर था, जिसमें पानी भरा हुआ था। पानी गालिबन कंटेनर में इस्तेमाल के लिए वहां रखा गया था। फासला काफी था और मैं जिस पोजीशन में लटका हुआ था उसमें उस हुक को पानी के उस टैंकर तक पहुंचना या फेंकना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन मैं उसे मजीद 1 सेकंड भी हाथ में रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं एक हाथ और दूसरे पैरों की मदद से गार्डर के साथ चिपक कर एक हाथ से वो काम कर ही गुजरा। मैंने हुक को अंदाजन पानी के उस टैंकर में फेंका, लेकिन मजहक का खेज हालत में होने की वजह से निशाना खता हो गया। हुक यूं तो वाटर टैंक के अंदर ही गया, लेकिन अंदर की तरफ दीवार के कोने से टकरा गया। बस मैं इतना ही देख सका। उसके साथ ही जबरदस्त धमाके और रोशनी के नहायत तेज चमाके की वजह से मेरी आंखें एक सानिये के लिए गैर इरादी तौर पर बंद हो गईं। मैंने दोबारा आंखें खोली तो वाटर टैंक वहां से गायब हो चुका था। उसकी जगह लोहे के बड़े बड़े टुकड़े बिखरे हुए थे। दूर दूर तक कचरा सा फैला हुआ था और टैंक की जगह गड़ा सा बन गया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक पानी की वजह से उस धमाके और उसकी तबाही की शिद्दत बहुत कम हो गई थी। अगर हुक की साख्त के उस बम को उसकी असल जगह पर गिर जाने का मौका मिल जाता तो न जाने कितनी तबाही फैलती। तमाम पुलिस वाले जमीन पर लेट चुके थे और उन्होंने अपनी गन्नों के रुख उस तरफ कर लिए थे जिधर धमाका हुआ था। लेकिन जाहिर है उधर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर वो बंदूक तान कर किसी को कोई फायदा पहुंचाते। उस वक्त मुझे उनकी हालत अपने से भी ज्यादा मुज़हक्का खेज लगी। ये सब कुछ दर हकीकत 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर हो गया था। लहरिएदार सड़क पर मुझे ट्रैफिक वालों की मोटरसाइकिलें काफी करीब दिखाई दी। उनके सायरन तो साफ सुनाई देने लगे थे। उसी लम्हे किसी ने नीचे चीख कर मेरा नाम लेकर पुकारा।
मैंने गर्दन घुमा कर देखा, चार्ल्स क्रेन के करीब खड़ा था। मैं तेजी से नीचे उतर आया। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं कई दिनों पर मुहित एक सबर आजमा जद्दोजहद से गुजर कर आ रहा था, लेकिन दर हकीकत उस इमारत की छत से उतरने और अब क्रेन से उतरने के दौरान बमुश्किल 1.5 मिनट का वक्फा था, जिसका अंदाजा मुझे अपनी घड़ी देकर हुआ। जब हम इमारत की छत पर थे और चार्ल्स ने ऐलान किया था कि कारों का काफिला तकरीबन 2.5 मिनट बाद वहां पहुंचने वाला था, उस वक्त मैंने घड़ी देखी थी। चार्ल्स काफी बुखलाया हुआ लग रहा था। उसके एक हाथ में मशीन पिस्टल था और दूसरे में रेडियो, जिसका हेडफोन उसके गले में झूल रहा था। उसके हक में 2 सिक्योरिटी ऑफिसर भी दौड़े आ रहे थे। वो सब मशीन गन्ने उठाए हुए थे और उनका दौड़ कर आने का अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे वे किसी फौज से मुकाबला करने के लिए आ रहे हों, लेकिन शायद गैर इरादी तौर पर उन्होंने निशाना मेरा और चार्ल्स का लिया हुआ था। ये धमाका कैसा था? चार्ल्स वहशत ज़दा लहजे में बोला, क्या मैं काफिले को रोक दूं? वो रेडियो मुंह के करीब लाने लगा। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका और बेतरतीब सी सांसों के दरमियान कहा, अब काफिले को रोकने का कोई फायदा नहीं, उन्हें अब उसी रवानी से गुजर जाने दो, अब खतरा टल चुका है। मेरे बात करने तक ट्रैफिक पुलिस की मोटरसाइकिलें उस मकाम तक पहुंच चुकी थीं जहां बोर्ड लगा था, हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा। यह बोर्ड गालबन आर्जी तौर पर फ्लाई ओवर की तामीर की वजह से लगाया गया था। मुझे देखकर हैरत हुई कि खुद ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस वक्त लेडी डायना जैसी शख्सियत की गाड़ी को पायलट करते वक्त भी उस हदायत का ख्याल रखा और मोटरसाइकिलों की रफ्तार कम कर ली, वरना वो कुछ तेज रफ्तारी से आ रहे थे। उन्हें धमाका किसी न किसी हद तक सुनाई दिया होगा। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें चूंकि खतरे का कोई सिग्नल नहीं मिला था और ना ही रेडियो पर कोई पैगाम मिला था, इसलिए वो गुजरते चले गए। उसके बाद दूसरी गाड़ियां नमूदार होना शुरू हुई। पुलिस, स्पेशल सिक्योरिटी, मिलिट्री इंटेलिजेंस वगैरह की गाड़ियां गुजरी, फिर तारीख शीशों और 6 दरवाजों वाली स्याह मर्सिडीज गुजरी। उनमें यकीनन लेडी डियाना और तुर्क वजीर खारजा मौजूद थे। हम मलबे, मशीनरी और टीन की दीवार की आड़ में साख्त खड़े रहे और गाड़ियों का काफिला एक मखसूस रफ्तार से हमारे सामने से गुजरता चला गया। जितने हिस्से में कंस्ट्रक्शन जारी थी, उससे निकलने के बाद गाड़ियों की रफ्तार तेज होगी। गोया उन गाड़ियों ने भी हद रफ्तार की पाबंदी की थी। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। अपने मुल्क से निकलकर हर जगह कानून की पाबंदी नजर आती थी। बंद गाड़ियों में गुजरने वाले उन लोगों को मील 1.5 मील के फासले से धमाका भी सुनाई नहीं दिया होगा और ना ही ये गुमान गुजरा होगा कि उन्हें उस मकाम से हिफाजत से गुजारने के लिए कितने लोगों की जान पर बनी हुई थी और किस न किस तरह बर वक्त जान पर खेलकर एक अजीब और गरीब मुतवक्का हमले को नाकाम बना दिया था। चंद लम्हे हम सब साख्त खड़े रहे। काफिला गुजर जाने के बाद फिजा में एक अजीब सा सुकूत फैल गया था। इस दौरान मेरे असाब और मेरी सांसें मामूल पर आ गईं। मैंने ठहरे ठहरे लहजे में चार्ल्स से पूछा, कैथरीन और स्योबो क्या उसी इमारत की छत पर हैं? नहीं, चार्ल्स की आवाज अभी तक मुर्तइश थी। उससे काफी पीछे एक और इमारत थी, वहां से तुम पर फायरिंग हुई थी। वहीं एक खिड़की में कुछ हरकत नजर आई। कैथरीन ने उस पर फायरिंग की और अब वो उस इमारत की तरफ भागे हैं। पुलिस वाले भी उनके साथ हैं, लेकिन तुम बताओ ये क्या चक्कर था? चक्कर बाद में समझते रहना, हमें उनकी मदद के लिए जाना चाहिए, मैंने तेजी से कहा और अपने सामने खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ इशारा किया। उसे कहो अपनी सब मशीन गन मुझे दे दे। चार्ल्स ने सिक्योरिटी ऑफिसर को इशारा किया। उसने बादल नख्वास्त अपनी सब मशीन गन मुझे दे दी और मैं उसे समत में वापस दौड़ पड़ा जिधर से आया था। टीन की दीवार में से किसी ने एक चादर गिरा दी थी और अब उसके दरमियान से आने जाने का रास्ता बन गया था। मैं मलबे पर से छलांग लगाकर उस रास्ते से होता हुआ सड़क पार करने लगा। 2 तरफा सड़क अबूर करने के बाद मैंने मुड़कर देखा। चार्ल्स गिरता पड़ता मेरे पीछे भागा आ रहा था। उसके साथ वो सिक्योरिटी ऑफिसर भी था जिसने मुझे गन दी थी। वो कुछ इस तरह मेरे पीछे आ रहा था जैसे उसे अंदेशा हो कि मैं उसकी गन लेकर भाग जाऊंगा। चार्ल्स की वजह से मुझे अपनी रफ्तार कम करना पड़ी। वो मेरे करीब पहुंचा तो मैंने कहा, तुम मुझे इशारे से बता दो वो किस इमारत की तरफ गए थे। उसने हाँफते हुए ब्राउन रंग की एक इमारत की तरफ इशारा किया जो दीगर इमारतों से हटकर काफी पीछे वाक़ थी। इतनी दूर होने की वजह से उसे ज्यादा सख्त सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से निगरानी में भी नहीं रखा गया था। मैंने चार्ल्स को उसकी ताकत के मुताबिक दौड़ने के लिए छोड़ा और खुद उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से उस इमारत तक पहुंचा। वो एक हाई राइज इमारत थी, 11-12 मंजिला मालूम होती थी। मैंने ऊपर तक नजर दौड़ाई तो 2 मंजिलों पर बड़ी बड़ी खिड़कियों के शीशे टूटे नजर आए। गहरे रंग के शीशे के कुछ टुकड़े मुझे नीचे भी दिखाई दिए थे। इमारत के गिर्द लोहे का जंगला था और इधर उधर देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि उस इमारत का रुख बज़ाहिर सड़क की तरफ था, लेकिन उसमें दाखिले का रास्ता पीछे की तरफ से था। मैं दौड़ता हुआ पीछे पहुंचा तो पता चला उस इमारत का खासा बड़ा कंपाउंड था जो पार्किंग लॉट का काम भी देता था। यह इमारत भी कारोबारी मरकज मालूम होती थी क्योंकि उस रोज छुट्टी की वजह से पार्किंग लॉट तकरीबन खाली नजर आ रहा था। दफातन मेरी नजर सीढ़ियों के अक्क में मशकूक अंदाज में हिलती हुई एक टोपी पर पड़ी। अच्छा हुआ कि मैंने बगैर सोचे समझे उस पर फायर नहीं कर दिया। मुझे बर वक्त एहसास हो गया था कि वो रंग और साख्त तुर्किश पुलिस की टोपी की थी। दूसरे लम्हे दीवार के अक्क से एक सर नमूदार हुआ। ये उन्हीं पुलिस वालों में से एक था जो हमारे साथ इमारत की छत पर तैनात था। वो अपनी गन उठाए हुए था और उसकी आंखें हैरत खौफ या किसी और ही वजह से गोल गोल सी दिखाई दे रही थी। कैथरीन वगैरह कहाँ हैं? मैंने तेज से पूछा। वो उस आदमी की तलाश में गए हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। उसने टूटी फूटी से अंग्रेजी में जवाब दिया। किस आदमी का? मैंने बेताबी से पूछा।
वो उस इमारत में छुपा हुआ था। उसने लॉबी की तरफ इशारा किया। और तुम यहाँ छुपे क्या कर रहे हो? मैंने बेताबी से पूछा। वो मुझे अब कुछ हमनक सा लग रहा था और उस वक्त किसी का भी हमनक बन जाना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त ही था। हमारा एक आदमी मर गया है, मुझे मिस कैथरीन ने यहीं रुकने के लिए कहा था, उसने हकलाते हुए कहा और लॉबी के शीशे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो दरवाजा भी टूटा हुआ था, शीशे के टुकड़े मार्बल की सीढ़ियों पर बिखरे हुए थे। मैंने सीढ़ियां चढ़कर मोहतात अंदाज में दरवाजा आहिस्तगी से खोला, जिसका सिर्फ एल्युमिनियम का फ्रेम ही बाकी रह गया था। मैं लॉबी में झांका, सामने ही मार्बल के झिलमिलाते फर्श पर एक बवर्दी पुलिस वाला ऊंधा पड़ा था। उसका एक रुखसार तो फर्श पर टिका हुआ था और दूसरा रुखसार गायब था। उसकी शक्ल नाकाबिले शनाख्त हो चुकी थी। मैंने अंदाजन ही उसे पहचाना। उसके जिस्म में और भी कई गोलियां बेबस थीं। उसके इर्द गिर्द खून फैला हुआ था। लॉबी में मध्यम सी रोशनी थी, उस रोशनी में फर्श भी झिलमिला रहा था और खून भी। खून अभी कुछ खोना भी शुरू नहीं हुआ था। इमारत में बला का सुकूत था, अंदर जाना फजूल था। अब शायद वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने पलटकर पुलिस वाले से पूछा, कैथरीन और स्योबक किस तरफ गए हैं? उसने एक तरफ इशारा किया, कैथरीन उस तरफ गई है। फिर दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोला, स्योबक किस तरफ गया है? क्या वो दोनों आदमियों के ताक्कुब में गए हैं? मैंने पूछा। नहीं, आदमी तो शायद एक ही था। वो बेयकीनी से बोला, शायद वो उसे दो तरफ से घेरने की कोशिश करना चाहते थे। वो शायद उस तरफ भागा था। मैं सही तौर पर कुछ देख नहीं सका। उसने अटक अटक कर बताया। उसकी हर बात में शायद शामिल था। उस दौरान चार्ल्स और सिक्योरिटी ऑफिसर भी वहां पहुंच चुके थे। सिक्योरिटी ऑफिसर के हाथ में अब एक पिस्टल नजर आ रहा था। मैंने उन दोनों को मुख्तसर तरीन अल्फाज में सूरत हाल से आगाह किया। चार्ल्स हामते हुए बोला, इसका मतलब है हमान इस इमारत में छुपा हुआ था, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने तेजी से कहा, और जो कोई भी था, कैथरीन और स्योबक उसके ताक्कुब में गए हैं। आप यहीं ठहरे, ज्यादा भाग दौड़ आपके बस की बात नहीं। मैं और ये अफीसर जाकर उनकी मदद की कोशिश करते हैं। चार्ल्स ने इस बात में सर हिलाया। मैंने सिक्योरिटी अफीसर को इशारा किया और हम दोनों गन्ने संभाले आगे रवाना हो गए।